मैं सड़क का रास्ता कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और सड़क का रास्ता ऐसा रास्ता जो सरकारों पर दबाव बनाता है। अभी बहुत सारे लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना है, मेंबर ऑफ असेंबली बनाना है। देश में समान शिक्षा लागू हो। मैं नीट के बच्चों के साथ हूँ और मैं चाहता हूँ उनकी मांगों को माना जाए। पूरा विपक्ष भी भाजपा के साथ चला जाएगा तो भी मैं अकेला रह के अपना काम करूँ। कोर्ट में एक बहुत बड़ा योगदान अम्बेडकरवादियों का है। काशीराम कहते मुझसे गलती जाए, आप गलती मत करना। देश भर में हमारे कहे पे बहुत सारे लोगों ने जो है अलायंस को वोट करके भाजपा को रोकने में मदद कराई। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि नगीना से नवनिर्वाचित सांसद है और बम्पर जीत हासिल की है। बम्पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितने वोट इन्हें अकेले मिले हैं उन्हें उतने वोट सभी पार्टियों को भी मिलाकर नहीं मिले। तो सबसे पहले तो प्रचंड जीत के लिए नगीना से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। नेशनल दस्तक का और हमारी छोटी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जनता जानना चाहती है, आप सड़क के नेता है, सामाजिक आंदोलन से उभरे हैं। अब जनता के मन में भी ये सवाल है और तमाम लोग ऐसी बातें भी आपके बारे में कर रहे हैं कि क्या चंद्रशेखर आजाद अब सांसद बन गए हैं तो वही सड़क वाले नेता रहेंगे या आप सांसद वाले ठाट बाट में आ जाएंगे? चुनाव से पहले भी क्या था मेरे सामने, जब मैं सांसद में तो भी मेरे सामने क्या था। जब हमने इसकी शुरुआत की विनय भाई ने और हमने, तो भी क्या था कि ये दो नौजवान क्या कर पाएंगे। जब हम संघर्ष करने गए तो भी क्या था कि इनका आंदोलन क्या कर पाएगा। फिर ये जब हम चुनाव लड़ने गए तो भी क्या था कि अकेले क्या कर पाएंगे। अब भी एक क्या है कि जिन उम्मीदों के साथ हम पार्लियामेंट आए, क्या उन पर हम खरे उतर पाएंगे। और दूसरा क्या, जो आपने पूछा, क्या चंद्रशेखर आजाद सड़क की राजनीति छोड़ देंगे, तो मैं आपको स्पष्ट करूं कि मैं सड़क का रास्ता कभी नहीं छोड़ने वाला हूं। क्योंकि सड़क के रास्ते ही मैं सदन में आया हूं और अभी मेरे अकेले के आने से बहुत कुछ नहीं होना, बहुत सारे और साथियों को आना है। तो सड़क का रास्ता जारी रखना चाहिए। और सड़क का रास्ता ऐसा रास्ता जो सरकारों पर दबाव बनाता है। और अब तक हमने जितना भी काम किया वो सड़क के रास्ते किया। उसी काम का असर है कि मेरे जैसा एक गरीब परिवार का बेटा जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर बना है। अभी बहुत सारे लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना है, मेंबर ऑफ असेंबली बनाना है। ठीक है, इसलिए हमें बहुत इस आंदोलन को ज़मीन पे और चलाना है। तो भीम आर्मी अपना काम करती रहेगी, आज़ाद समाज पार्टी अपना काम करती रहेगी, हमारे कर्मचारी अधिकारी अपना काम करते रहेंगे, हमारे धार्मिक गुरु कल्चरल मूवमेंट पे काम करते रहेंगे। इस तरह से और सामाजिक भाईचारा बना के, भाईचारा कमेटियाँ बना के हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसा हमें विश्वास है कि अभी लड़ाई बहुत दूर है, तो उस लड़ाई को मंजिल तक पहुँचाना है। अब आप संसद जाएंगे तो कौन सा ऐसा मुद्दा है, कौन सी ऐसी बात है जिसे संसद के पहले ही सत्र में जब आप शामिल होंगे, क्या वो मुद्दे हैं जिस पर आप काम करेंगे, बहस करेंगे और आवाज उठाएंगे संसद में जाकर? देखिए, पहले दूसरे तीसरे का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि पार्टी पॉलिसी का मामला है कि हम किन विषयों को पहले उसमें उठाने वाले हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ इस देश में समान शिक्षा लागू हो, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो या उद्योगपति हो, सबके बच्चों को समान शिक्षा मिले। शिक्षा अगर समान होगी तो बहुत सारी गैर बराबरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अभी पैसे कमी के कारण बहुत सारे लोग अपने सपनों को कुचलते हुए देखते हैं, खून के आंसू रोते हैं और सुसाइड करते हैं। इस देश में MBBS अगर किसी को करनी हो, सरकारी कॉलेज नहीं मिला तो प्राइवेट कॉलेज में इतनी डोनेशन देनी पड़ती है, गरीब उस जा ही नहीं सकता है। उसके साथ साथ हेल्थ एक बहुत बड़ा इश्यू है। मेरा ये मानना है कि इलाज सबके लिए आसान होना चाहिए, चाहे वो गरीब परिवार हो या अमीर परिवार, सबको मुफ्त में इलाज मिलना चाहिए। इतना आसान सरल होना चाहिए कि हर आदमी अच्छे से अच्छा इलाज जो है वो ले ले। मैं MP बन गया हूँ, मैं और मेरा परिवार एम्स में चले जाएंगे। क्या वो जो लाखों लोग जो मैं मेरे याद है आज भी, इस आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान उस कड़ी का, जब मैं 2010-11 में अपने फादर को लेकर एम्स आया था, तो मुझे पता है कि वहाँ लेटने की भी जगह नहीं थी। भारत में हर ज़िले में एक नहीं कई कई एम्स जैसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, बेहतर से बेहतर इलाज और सबके लिए हो, अमीरों के लिए भी और गरीबों के लिए भी, जो किसी की जान ना जाए। हर बहन को अपने भाई से प्यार है, हर माँ को अपने बच्चों से प्यार है, हर बच्चों को अपने पिता से प्यार है। तो किसी के परिवार के किसी व्यक्ति की जान ना जाए, सबके जीवन का मूल्य है। तो सबको जो है समान जो है और अच्छा इलाज जो है मिले। उसके साथ साथ कानून व्यवस्था बड़ी लचर है हमारे यहाँ। न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की हैसियत हमारे बहुत बड़े समाज की नहीं है।
अगर आपको सुप्रीम कोर्ट आना हो तो आपको लाखों रुपए की ज़रूरत है। जहाँ लोगों के पास खाने को अन्न नहीं है, पहनने कपड़े नहीं, तो उन पर जुल्म होगा और सामने जुल्म करने वाला ताकतवर है, वो तो अपना बचाव कर लेगा अच्छे वकील खड़े करके, जिनकी फेस वैल्यू बहुत है, जिनके नाम से जज खड़े हो जाते हैं। कोलोजियम सिस्टम है देश में। लेकिन गरीब क्या करेगा? तो न्याय सबके लिए नहीं हुआ ना। तो न्याय जन्म से अधिकार का नारा ही झूठा हो जाता है। तो न्याय प्रक्रिया सरल होनी चाहिए, हर आदमी को अवसर मिले। तो इससे इसमें बहुत सारे काम होने बाकी हैं। फिर किसानों की समस्या हो, फिर मजदूरों की समस्या हो, चाहे जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो, महिला एट्रोसिटी हो, या जो आप ये महसूस करके देखो, एनसीआरबी का जो डाटा कहता है कितनी महिलाओं के साथ रेप हत्या होती है, ये बंद हो जाए। क्योंकि हम पे पुलिस भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, हम पे अर्धसैनिक बल भी है, हम पे आर्मी भी, सब कुछ तो है हम पे। फिर किस चीज़ की दिक्कत है? तो बहुत कुछ है जो होना चाहिए और जो नहीं हो रहा है। बुनियादी सुविधाएं हर व्यक्ति को मिले, रोटी कपड़ा मकान, सबका अधिकार है क्योंकि वो टैक्स देते हैं। तो बहुत कुछ होना बाकी है। जैसे बहुत सारी जगहों पे अच्छा हो रहा है, हमें अपने मुल्क देश में भी अच्छा करना है। तो रोज़ हम पार्लियामेंट में जब सेशन चलेगा सवाल खड़े करेंगे, पार्लियामेंट के बाहर भी सवाल करेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। मैं मानता हूँ संविधान को सिलेबस में आना चाहिए। संविधान सिलेबस में आएगा तो लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे, डर के नहीं। वो सम्मान करेंगे कानून का, इसलिए क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी पर असर डालता है। शिक्षा की बात की, बच्चों की भविष्य की बात की, हाल ही में नीट घोटाला सबसे चर्चित मामला है और इस वक्त देखा ये जा रहा है कि बच्चे अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनने से पहले पुलिस उन्हें डिटेन करके ले जा रही है, भर के ले जा रही है, मीडिया से बातचीत तक नहीं करने दी जा रही है। आप क्या कहेंगे? ये जो कुछ हुआ है, इस पर री एग्ज़ाम की मांग हो रही है, जाँच की मांग की जा रही है, आप क्या कहते हैं? मैं बच्चों के साथ हूँ। मैंने आज ही अपनी बात रखी है न्यूज़ चैनल्स पे भी, एक्स के जरिए भी, और अपनी बात बोल के भी रखी है कि मैं इस लड़ाई में बच्चों के साथ हूँ। उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसकी जांच भी होनी चाहिए और ये जो पूरा एग्ज़ाम है, चाहे ये दोबारा कराया जाए या इसको रीचेक किया जाए, ये ज़रूरी है। बराबर बराबर नंबर आ जाना, एक ही सेंटर के 7 बच्चों का टॉप कर जाना और 67 बच्चों का टॉप कर जाना, और फिर जो है जो मार्क्स बच्चों को मिले 718 719, ऐसा ये कोई किसी भी तरह संभव ही नहीं है। क्योंकि वो पूरा प्रोसेस ऐसा है कि अगर एक आप सवाल ठीक करोगे तो 4 नंबर जाएंगे, 4 नंबर मिलेंगे। एक सवाल गलत होगा तो माइनस में भी 1 नंबर कटेगा। तो ये संभव ही नहीं कि 219 नंबर आ जाए और 719 नंबर आए, 718 नंबर आए, ये संभव ही नहीं किसी भी कीमत पे। तो आपने कहा कि हमने जो है वेटेज दिया है, तो वो सवाल ये है कि वो किन किन बच्चों को दिया, किस आधार पर दिया। तो मेरा ये मानना है बहुत सारे पेपर भर्तियों में लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, और फिर उसके बाद आरक्षण घोटाले हो रहे हैं। 49 शिक्षक भर्ती घोटाला इसका उदाहरण है। तो मैं ये मानता हूँ कि इन पे पुरजोर जो है काम होना चाहिए, तभी जाके बदलाव होगा। और मैं नीट के बच्चों के साथ हूँ और मैं चाहता हूँ उनकी मांगों को माना जाए। एक चीज चल रही है इंडिया गठबंधन में, आपके लिए तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात करने पर वो कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है और नगीना की जो एक सीट है वो इंडिया गठबंधन में गिनी जा रही है, और कह रहे हैं कि भले ऑफिशियल ना हो लेकिन अनऑफिशियल चंद्रशेखर आज़ाद इंडिया गठबंधन के साथ है। हम चाहते हैं इसकी सच्चाई आप बताएं, क्या सच्चाई है? देखिए, मुझे हराने के लिए दोनों गठबंधनों ने एटी चोटी का जोड़ लगाया, और जो बची कुची पार्टियां थी उन्होंने भी अपना पूरा जोड़ लगाया। 2-2 बार जाके सभाएं की सभी पार्टियों ने। जनता मेरे साथ थी, मैं जनता के आशीर्वाद जीत के आया, जन भावनाओं के साथ हूँ, और मैं नगीना की जनता के प्रति उत्तरदायी हूँ। नगीना की 16 लाख की जो जनता है, मैं उनका चुनाव प्रतिनिधि हूँ। मैं उनके लिए एक एक क्षण मेरा उनके लिए है, मैं उनके प्रति उत्तरदायी हूँ और अपने महापुरुषों की विचारधारा के प्रति उत्तरदायी हूँ। तो मैं अकेला रहूँगा, अगर पूरा विपक्ष भी भाजपा के साथ चला जाएगा तो भी मैं अकेला रह के अपना काम करूँगा। मुझे अपना काम करना है, तो मैं वकील हूँ। मैं अपनी बात को, वकील जब कोर्ट में दलील देता है तभी उसके क्लाइंट को रिलीफ मिलती है, जिस पर बहुत सारे आरोप होते हैं। मेरा काम है मजबूत दलील रखना। मैं अपने क्षेत्र की दलील रखूँगा और देश भर में रहने वाले हक वंचित समाज के लोगों की दलील रखूँगा और मजबूती से रखूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर पूरा विपक्ष भी एकजुट हो जाए, इधर चला जाए इस खेमे में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अकेला अपनी बात को मजबूत रखूँगा। डॉक्टर अम्बेडकर का सिपाही हूँ, काशीराम जी का, और अपनी बात रखना जानता हूँ। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का सपा का जो परफॉर्मेंस रहा, उस पर तमाम बातें हुई। एक माहौल बनाया गया था चुनाव से पहले, संविधान खतरे में है, 400 पार आया तो संविधान बदल दिया जाएगा। क्या सच में संविधान खतरे में है, और या सिर्फ ये चुनाव के लिए माहौल बनाया गया था? क्या कुछ है इस पर, आप क्या सोचते हैं? देखिए, डिक्टेटरशिप जैसा माहौल था, लोगों में लोगों का जो मनोबल था वो कमज़ोर पड़ रहा था। कई चीज़ें ऐसी हुई हैं जिस तरह से कई एजेंसी का प्रयोग हुआ है, तो ऐसा लगता है सब लोगों के मन में सवाल था कि भाई ऐसे तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं, अब व्यक्ति की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी।
कई चीज़ें ऐसी हैं जिनमें जो एक भय का माहौल है, जिस तरह सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किया गया है, जिससे तो लोगों को लगता है आरक्षण और तमाम चीज़ें। ये सच है कि जनता ने इस बार अलग तरीके से वोट किया है, लेकिन इस वोट में एक बहुत बड़ा योगदान अम्बेडकरवादियों का है। बिना अम्बेडकरवादियों के कोई विपक्ष नहीं जीता। अगर किसी में इतनी हिम्मत हो विपक्ष के एमपी में या नेता में, तो हाथ खड़ा कहे कि बिना अम्बेडकरवादियों के जीते हैं। और बिना अम्बेडकरवादियों के, अम्बेडकरवादी बिना हमसे चर्चा करे, हमारे विचार से, हर जिले में हमारा संगठन है। मैं तर्क के तौर पे आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। हम 2 सीटों पे उत्तर प्रदेश में लड़े, एक पे हम लड़े, तो विपक्ष, सारा विपक्ष मिलके भी, जिसमें दोनों लाइन से, और इवन बसपा भी और नोटा भी है, सब हमसे पीछे हैं, सारा विपक्ष मिला के हमारे सामने। और जब हम एक दिन पहले तय करके डुमरियागंज गए, तो हमें वहाँ 80,000 से ज़्यादा वोट मिले। तो हमें वहाँ 9% वोट मिला, बसपा को 3% वोट मिला। इसका उदाहरण इससे ये स्पष्ट होता है कि जितनी सीटें विपक्ष जो है 1 लाख के कम अंतर से हारा है, जीता है। अगर हम अपना प्रत्याशी लड़ा दिए होते तो ये सब हार जाते। तो हमने अपनी सोशल जिम्मेदारी अदा की, क्योंकि काशीराम कहते मुझसे गलती हो जाए आप गलती मत करना। उनमें, उनके मन में इनसिक्योरिटी हो सकती है या उनके मन में द्वेष भावना हो, हमारे मन में नहीं। हमने सभी की मदद की, अम्बेडकरवादियों ने सभी को सहयोग किया, आशीर्वाद दिया, जिससे कि भाजपा रुके। और देश भर में हमारे कहे पे बहुत सारे लोगों ने जो है अलायंस को वोट करके भाजपा को रोकने में मदद कराई। कांसीराम जी का जिक्र किया आपने, उनकी जो है हिस्सेदारी की बड़ी जो है वो बातें करते थे। आप भी उन्हीं की नीतियों पर चलते हैं। अभी जो सरकार बनी है, मोदी कैबिनेट में 47 ऐसे मंत्री हैं जो SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं, और अब बातें ये कही जा रही कि मोदी कैबिनेट में सबके लिए बराबर हिस्सेदारी दी जा रही है, सर्व समाज के लिए वहां पर हिस्सेदारी है। क्या लगता है कि अब वो सर्व समाज के लिए बराबर हिस्सेदारी वहां पर जिस तरीके से बातें चल रही है, क्या उसमें कितनी सच्चाई है? अब मोदी जी बहुत वादे किए, कितने पूरे किए? मोदी जी या कोई भी सरकार हम कमज़ोर वर्गों को, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को, माइनॉरिटी के लोगों को पद देती, पावर नहीं देती है। अगर पावर दी होती तो उनकी सरकार का एक मंत्री 2 अप्रैल 2018 में हमारे लिए बोलता। हमारे 17 बच्चों की खाल खींची थी, हजारों लोगों ने जेलें काटी, एक को तो दर्द होता तो नहीं हुआ। जब दिल्ली में गुरुघर टूटा, एक को तो दर्द होता तो नहीं हुआ। तब भी तो हमारी जात के बहुत सारे लोग थे। राजस्थान से कई मंत्री थे, कानून मंत्री भी थे राजस्थान से, लेकिन जब हम पे मूछे रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे हमारी हत्या हुई, तब उनको तकलीफ नहीं हुई। जब हमारी बारात रोकी जाती तब उनको तकलीफ नहीं होती। इसका मतलब मैं क्या समझूं? इसका मतलब ये है स्पष्ट तौर पर कि वो अपनी पार्टी में, अपनी विचारधारा के लोगों को ताकत देते हैं, उनका उस समाज से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस दिन वो समाज के हित में काम करने लगे, उस दिन जो है शायद हम लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज वो सत्ता में है, अब उनका जो आगे का कार्य क्षेत्र होगा, नहीं उनका जो आगे का जो है वर्किंग स्टाइल होगा, और लोगों के हितों में जितना काम करेंगे, वो सब दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। आज मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूँगा, मैं देखूंगा कि वो कितना काम करते हैं, और हम जनता के बीच उनका जो है पूरा जो है चिट्ठा भी लगातार रखेंगे कि उन्होंने कितना काम समाज हित में किया। आपके समर्थक बेहद खुश हैं और कह रहे हैं कि अब संसद में जय भीम का नारा गूंजेगा, और जब चंद्रशेखर आज़ाद बोलेंगे तो सभी के पसीने छूट जाएंगे, इस रुमाल से अपने माथा पोंछेंगे और जो है नीचे वो दब के दुबके बैठेंगे। क्या ऐसा होने वाला है? नहीं, मैं किसी को दबाने के लिए नहीं, मैं दबे हुए लोगों को उठाने के लिए वहाँ जा रहा हूँ। हाँ। और मैं अपनी बात पूरी ताकत से रखूँगा जितने मेरे अंदर हिम्मत, और मुझे माइक की भी ज़रूरत नहीं है। मेरा गला बड़ा साफ़ सुथरा है और मेरी आवाज़ बहुत मजबूत है। मैं आपसे फिर स्पष्ट करता हूँ कि लोकतंत्र में भारत की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो संविधान है, और अगर मैं यहाँ तक आया हूँ तो ये संविधान की देन है। मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ, और वो संत जो मौजूदा समय जिन्होंने मेरी मदद की, वो धार्मिक गुरु, चाहे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले हों, चाहे वो सिख धर्म को मानने वाले हों, चाहे वो जैन धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को माने, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। जो भगवान वाल्मीकि जी को मानने वाले लोग हैं, सदगुरु रविदास जी को माने, कबीर जी को, उन लोगों ने मेरी बहुत मदद की। पुराने बहुजन मिशनरी साथियों ने मेरी बहुत की, बहुजन मीडिया ने मेरी बहुत मदद की। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं उनके प्रति उत्तरदायी, और मैं इस काम को जिम्मेदार से अदा करूँगा। एक आखिरी सवाल, इस वक्त जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं उसको देखकर ये बातें चल रही कि इस बार जनता ने बता दिया, और जो विचारधारा थी अंबेडकर साहब की, कांसीराम की, कर्पूरी ठाकुर की, ये रिजल्ट देखकर समझ आ रहा है कि हाँ, उनकी विचारधारा अब जनता समझने लगी है, और उसी का रिजल्ट ये लोकसभा चुनाव के परिणाम जो आए हैं उसमें दिख गया है। पहले हम लिखा हुआ पढ़ते थे, अब हम लिखने लगे हैं, तो हमारे लोग पढ़ने लगे हैं। पहले तो मजबूरी थी, जो लिखा हुआ था उसी को हम लोग पढ़ते थे, तो उतना ही जानते थे। अब हमारे लोग पढ़े लिखे हो गए तो लिखने लगे हैं, और लिख के अब हम रागनी के माध्यम से, अपनी किताबों के माध्यम से, अपने जो लिटरेचर के माध्यम से समाज को जागरूक करने लगे हैं। तो महापुरुषों का लगाया हुआ पेड़ जो है, अब वो ज़मीन तक उसकी जड़ें चली गई हैं, और अब वो जनता की समझ में आ रहा है।
जो बात काशीराम साहब 40 साल पहले कहते थे वही बात आज विपक्ष, पूरा विपक्ष बोल रहा था। इससे स्पष्ट होता है कि काशीराम साहब की आइडियोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण थी। उस समय के नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन आज सबको उनकी बात करनी पड़ती है, क्योंकि आज उनका अभी भी उनका आंदोलन आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारे साथ चंद्रशेखर आज़ाद रहे और इन्होंने साफ तौर पर बताया किस तरीके से और आने वाले समय में संसद के जो सत्र होंगे उसके डिबेट बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद अब वहां पर गरजेंगे, बहुजनों की मुद्दे उठाए जाएंगे, उनकी बात की जाएगी, जय भीम का नारा संसद में गूंजेगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।